यस, नोट्स 3 शुरू करें। फटाफट से जो पेंडिंग पॉइंट है उसे क्लोज करते हैं ताकि हमारा काम शुरू हो। जो आप मुझे देख पा रहे हो बराबर से? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, शुरू करें फिर। ओ यार, ये क्या हो रहा है? चलो जी, आवाज आ रही है ना? चलो, अधूरे कामों को पूरा करते हैं। ये कौन सा ओपन हो गया? TDS एंड TCS, यस। 194 क्यू हो गया था, फटाफट से 194 पी और आर को कंप्लीट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग अर्शिता, गुड मॉर्निंग जूही, आयुषी, गुड मॉर्निंग राहुल, आरवा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जी, फटाफट से शुरू करते हैं। 194 आर क्यू हो चुका है ना बना? लिखो भैया नोट नंबर कौन सा है? नोट नंबर ये 25 क्यू हो चुका है। क्यू और अब सिर्फ दो बचे हैं, और आर और एस। सेक्शन वो ना 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 ना, नोट नंबर 25, नोट नंबर 25 सेक्शन 194 आर, है ना? चलो जी, एक मिनट रुकना। चलो यहां पर लिखो TDS ऑन परक्यूजिट्स arising from business or profession, arising from business or profession। ठीक है, हैप्पी नवमी टू ऑल ऑफ यू। चलो जूही का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं पहले। जूही का क्या क्वेश्चन है? जूही का क्वेश्चन है सर कि अगर हमने सेक्शन 194 में TDS डिडक्ट कर लिया तो इंटरेस्ट पर 194 में डिडक्ट करना है क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है ना? जब आपका 194 में TDS डिडक्ट हो चुका है तो उस केस में आपका 194 में TDS डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है? मतलब, और अगर मान लो आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया है और आपका 194 में TDS डिडक्ट कर भी लिया गया मान लो, तो भी आपको उसका बेनिफिट कंसीडर कर लिया जाएगा, क्योंकि बैंक आपके बिहाफ पे टैक्स जमा करा रहा है और आपको वहां पर जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो ये बेनिफिट दिया जा रहा है कि आपको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो जी, मेन बेनिफिट आपका वही है कि सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना, उनको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, टेंशन उनको लेने की जरूरत ही नहीं है। चलो जी, आ जाओ फटाफट से, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट भाई। अब यहां पे अगर आपका जो पेमेंट है, पेमेंट ग्रेटर देन 20K, तो आपको जो TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना? एट द रेट ऑफ 10% आपको यहाँ पे TDS डिडक्ट करना है। 2 मिनट नीचे लिखा देता हूँ उसमें मैं। ग्रेटर देन 20K,
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2022। तो TDS जो होगा, अभी मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ, TDS एट द रेट ऑफ 10%। अब ये ढंग से समझो आप एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट मीन्स बाय पेंशन अमाउंट पे ही TDS डिडक्ट होगा, इंटरेस्ट इनकम पे नहीं। यस, अगर आप बिगिनिंग में ही डिक्लेरेशन दे देते हो, देखो आप बिगिनिंग में डिक्लेरेशन दे दो तो समझो, लॉजिकल समझो। मान लो SBI बैंक है, ठीक है। चलो आपका ये पहला क्वेश्चन आपका आंसर दे देता हूँ जूही का। 194P और 194A का जो कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड, 194P और 194A, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर रहा है SBI बैंक, आपको जब इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट जब वो पे करता है तो वो 194A में मान लो आपका TDS डिडक्ट कर रहा है, ठीक है। 194A में वो जो इंटरेस्ट पे TDS डिडक्ट कर रहा है, जो ही क्लियरिटी बता देता हूँ कि एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है वो अपन समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेजरली जो बेनिफिट आपको दिया जा रहा है वो इस चीज का दिया जा रहा है कि आपका जो भी फाइनल टैक्स बनता है वो एज ए TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा, और सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर क्या, स्पेसिफाइड पर्सन को वो जमा कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो अभी क्या होगा, 194A TDS आपका वो डिडक्ट कर रहा है, जब भी इंटरेस्ट आपको पे हो रहा है 194A का TDS डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑटो प्रोसेस है, जब जैसे ही आपको पेमेंट होगा वो 194A में डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बैंक 194A में तो आपका TDS डिडक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उनकी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो वो तो आपका कंसिडर किया ही जाएगा। प्रैक्टिकली आपका क्या होता है, वो कंसिडर किया ही जाता है। मान लो आपको 5 लाख इंटरेस्ट आता है हर 6 महीने का, तो 5 लाख पे वो आपका TDS इंपैक्ट ले लेंगे। फिर अगला 5 लाख आता है तो उस 6 महीने का, तो उस पर भी वो अपना TDS इंपैक्ट ले लेंगे 194A का, ठीक है। अब जब आप बोलोगे सर, अब आप जब बोलते हो कि सर मेरी है ना सिर्फ और सिर्फ पेंशन इनकम है प्लस इंटरेस्ट इनकम है, और वो इंटरेस्ट इनकम भी सर आपके बैंक में ही आ रही है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट इनकम कितनी है आपकी, यहां पर मान लो 10 लाख रुपए है, ठीक है। और हमारा 194A का TDS रेट कितना है, 194A का TDS रेट कितना है बताओगे मुझे, 194A का TDS रेट कितना है बताओ मुझे। इंटरेस्ट आपको मिला 10 लाख रुपए की, दिस इज योर इनकम। अब उस पर TDS 194A में जो डिडक्ट हो चुका है वो कितना है बताओ, ठीक है। अब ये बोलता है पेंशन कितनी आती है सर, 50 लाख की साल की इसकी पेंशन आती है, ठीक है। 50 लाख की साल की इसकी पेंशन आती है, 50 लाख की आती है या व्हाटएवर, 40 लाख की आती है, चलो 50 लाख पे, चलो 50 लाख ले लो, क्या प्रॉब्लम है सर, चार्ज तो अभी लग नहीं रहा है इस पर, कैलकुलेशन कोई टफ होगी नहीं, है ना। तो अब 50 लाख की उसकी पेंशन आती है, अब 50 लाख की पेंशन आती है तो ये हो गई उसकी सैलरी हेड की इनकम, ठीक है। सैलरी हेड की इनकम पे क्या होता है, जनरली एम्प्लॉयर आपका TDS डिडक्ट करता है, ठीक है। तो अब यहां पर होगा क्या, आपको 50 लाख की इनकम जब आ रही है और आपका TDS इंपैक्ट ऑलरेडी कंसीडर किया जा रहा होगा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, आपका एम्प्लॉयर भी 192 के अंदर TDS डिडक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा उसका कि भाई क्या क्या आपका डिक्लेरेशन रहता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि जब आपको ये पेंशन अमाउंट मिल रहा है एज ए सैलरी, दिस विल बी ट्रीटेड एज ए सैलरी, ठीक है ना, ये आपकी सैलरी इनकम ही मानी जाएगी। और जब ये आपकी सैलरी इनकम मानी जा रही है तो अब यहां पर क्या होता है, आपको ईयर एंड अपनी सारी इनकम को अपने रिटर्न में दिखाना होता है कि भाई मेरी 50 लाख इनकम है, इस पे इतना TDS कट चुका है, ठीक है ना। फिर मेरी दूसरी इनकम, इंटरेस्ट की इनकम इतनी है, मान लो 12 लाख रुपए अपन ने ली थी, 10 लाख रुपए मेरी इंटरेस्ट इनकम है, उस पर इतना TDS डिडक्ट हो चुका है, माइनस मैं डिडक्शन लेना चाहता हूँ, व्हाटएवर, ये आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यहां गवर्नमेंट ने कहा कि तुम इन मगजमारियों में मत उलझो, तुम्हारी एज बहुत ज्यादा हो गई है, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन में मत लो, तुम तो बैंक को एक डिक्लेरेशन दे दो कि भैया मैं हूं 75 साल या उससे ज्यादा, मतलब आई एम स्पेसिफाइड पर्सन, और मैं हूं रेजिडेंट, प्लस मेरी सिर्फ और सिर्फ पेंशन की इनकम है और एक ब्याज की इनकम है, वो भी तुम्हारे बैंक से ही आ रही है। बस आप तो ये सारा डिक्लेरेशन दे दो बैंक को, सारे
ये डिक्लेरेशन दे दो। अब बैंक क्या करेगा, आपकी सैलरी पे कितना अमाउंट आपको आ रहा है, कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, बैंक खुद कैलकुलेट कर लेगा। बस आपको जो भी डिडक्शंस देने हैं, एटीसी से एटीयू के प्रूफ देने हैं, वो दे दो। बैंक क्या करेगा, उन सबको कंसीडर कर लेगा। प्लस आपकी आईएफओएस के अंदर इंटरेस्ट इनकम है वो अलग से ले लेगा। ठीक है, फिर आपका जो भी डिडक्शन लेना है आपको एटीसी से एटीयू में, वो दे दो, वो कंसीडर कर लेगा। उसके बाद आपकी टोटल इनकम निकाल लेगा। उस टोटल इनकम पे आपका टोटल टैक्स निकाल लेगा। अच्छा, टोटल टैक्स में अगर आपका कोई टीडीएस का इंपैक्ट है तो वो आप पे आपका कंसीडर हो जाएगा। टीडीएस 194A का है, 192 का है, सारा इफेक्ट लेने के बाद आपका ये जो टैक्स बचता है वो एज ए टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा 194P के अंदर, 194P के अंदर। ठीक है ठीक है ना, 194P में आपके जो भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होता है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। और सिंपल सी बात है, आपको यहां पर अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो टैक्स बनता है वो बैंक ने काट के सरकार को जमा करा दिया। दैट्स इट। जो भी टैक्स बनता है वो सरकार को, इसने काट के सरकार को जमा करा दिया। बट दिस इज रियली गुड क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो जी, आगे चलते हैं। परक्यूजिट्स वाले पार्ट पे अपन आ गए थे। नोट नंबर 25, 194R टीडीएस ऑन द परक्यूजिट्स। जब अपन इसके प्रैक्टिकली अपन जब मॉड्यूल के अंदर जाएंगे ना, तब सारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, तुम टेंशन ही मत लो। ठीक है, 194R टीडीएस ऑन परक्यूजिट्स। टीडीएस ऑन परक्यूजिट्स, वहां पर क्या होता है, अगर आपका पेमेंट 20,000 रुपए से ज्यादा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2022, तो वहां पर आपका जो टीडीएस काटा जाता है वो 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, 1/7/2022 के बाद में। बट आपके लिए तो ऐसा कोई लोड वाला इश्यू है ही नहीं, आपके लिए तो क्या है, डायरेक्ट आप ये चीज लिखो ही मत, विथ इफेक्ट आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। टीडीएस एट द रेट 10%, क्योंकि आपके लिए तो क्या हो गया, प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया आपके लिए, तो आपको तो कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी, आपके लिए क्या, हाँ प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया ना आपके लिए तो कोई लोड नहीं है, आपके लिए तो पूरा साल भर का देखा जाएगा। तो आपको उस चीज में सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कब से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इररिलेवेंट, छोड़ दो उसे। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो 20,000 रुपए से ज्यादा तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखा देता हूं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, बस वो लिख लो जनरली। ठीक है, यहां 1 पॉइंट लिख लो कि इफ perquisites is in kind, perquisites is in kind, then payer ensure following before release perquisites. टीडीएस ये कहता है कि अगर परक्यूजिट्स आप काइंड में दे रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि टीडीएस आपने उससे कलेक्ट कर लिया है, राइट। या पेई ने क्या कर दिया है, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, जो ऑलरेडी हमने देख रखा है, पेई ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, आपने उससे रिसिप्ट ले ली है। टीडीएस कलेक्टेड फ्रॉम पेई एंड or P deposited TDS as advance tax and proof of such tax submitted to payer. और payer bear from its own.
एक बार ये समझ लो कि अगर मान लो आप परक्यूजिट्स का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, हाँ, मेन रिलीफ उनका वही है कि भाई उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। द मेन पर्पज इज दैट एक्चुअली। हाँ, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगर परक्यूजिट्स इन काइंड है, ठीक है ना, अगर आप मान लो किसी को एसी गिफ्ट दे रहे हो, जैसे भैया की मान लो आयुषी ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया, ठीक है, आयुषी ने मेरे को मोबाइल गिफ्ट कर दिया। एक मिनट रुकना, आज भी दर्शन सर का सेशन है तुम्हारा 12 बजे, उन्होंने शायद 12 बजे अनाउंस कर दिया था, तो वो ले लेंगे। अब मैं 12 बजे तक छोड़ दूंगा तुम्हें, कल से 8 बजे मैं ले लूंगा, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया देखो, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेयर कि भैया टीडीएस जमा हो जाना चाहिए, अगर नहीं जमा करा तो खुद की जेब से जमा करा दे, हमें मतलब नहीं है भैया, सरकार को तो पैसा चाहिए, पैसा क्या चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, पैसा। चलो, अब जो मैं बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर क्वेश्चन तुम्हारा बनता है तो वो यहीं से बनेगा, बेस्ड ऑन द सर्क्यूलर। सर्क्यूलर के बेसिस में कुछ क्लियरिफिकेशंस लाए गए, राइट। ये सर्क्यूलर क्या होता है, मुझे कोई बताओगे? व्हाट इज सर्क्यूलर? बताओ, व्हाट इज सर्क्यूलर? व्हाट इज सर्क्यूलर? बताओ, बताओ भाई, क्या है सर्क्यूलर? बताओ 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 बताओ। बोलो बोलो भैया, सर्क्यूलर क्या होता है? भूल गए क्या सर्क्यूलर के बारे में? क्लियरिटी अबाउट दी प्रोविजंस, यस। तो ये जब 2022 के अंदर ये प्रोविजन लाया गया ना, तो एम्बिग्यूटीज थी कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, सर कि वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, क्या चीज पे वैल्यूएशन करेंगे, सर कब मान लो हम कभी सेल, हम हमारे कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं, ऑफर्स देते हैं, तो क्या वो भी परक्यूजिट्स माना जाएगा? बहुत सारी एम्बिग्यूटीज थी। तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, टेंशन ना लो रे, मैं देता हूं एक सर्क्यूलर, तो मैं क्लियरिटी देता हूं अबाउट, क्लियरिटी अबाउट दी प्रोविजंस, राइट, फॉर द डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, ताकि उनको समझ में आए कि प्रोविजन को किस तरीके से समझना है, ठीक है। सो अब यहां पर उन्होंने कुछ सर्कुलर इशू किए, और सर्कुलर में जो मेन पॉइंट डिस्कस हुए वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सर्कुलर में जो मेन पॉइंट पहला, सर वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स कैसे निकालेंगे, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स। अब मान लो आयुषी ने मेरे को आईफोन गिफ्ट किया, ठीक है ना, मेरे को आईफोन गिफ्ट किया, बताओ इसका वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा? है आयुषी, आईफोन गिफ्ट कब कर रहे हो आप मुझे, ठीक है, उसका वैल्यूएशन का तरीका मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। आयुषी ने अगर मेरे को आईफोन गिफ्ट किया तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? देखो, ये बोलते हैं कि अगर सर आपने परचेस किया हो, अगर आपने उसे परचेस किया हो तो सिंपल है, परचेस प्राइस ले लो, परचेस प्राइस ले लो। और अगर आपने उसे मैन्युफैक्चर किया हो, मैन्युफैक्चर किया हो, तो उस केस में इन्होंने यहां पर बोला है, उस केस में यहां पर इन्होंने बोला है कि सेल प्राइस टू कस्टमर, सेल प्राइस टू कस्टमर, ठीक है ना। ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यूएशन, कि किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाएगा। अब आयुषी ने जो मेरे को मोबाइल गिफ्ट किया है आईफोन, अगर वो उसने खुद ने परचेस किया है और फिर, तो उसके लिए क्या लागत पड़ी है, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर हर, वही उसकी वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स हो जाएगी। तो ठीक है ना, अगर वो मेरे को गिफ्ट दे रही है तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, जिस प्राइस पे उसने परचेस किया है। अगर मान लो आयुषी खुद मैन्युफैक्चर करती है आईफोन, तो उस केस में अगर ये मैन्युफैक्चर्ड आईफोन अगर कस्टमर को सेल किया जाता तो कितने में बिकता, वो उसका वैल्यूएशन मान लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, दूसरा है नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक whether perquisites is taxable, whether perquisites is taxable for receiver, not under section 28,
ठीक है ना। अब यहां पर आयुषी, जब उसे आयुषी का बिजनेस है, आयुषी बिजनेस के कारण मुझे आईफोन गिफ्ट कर रही है, तो आयुषी को चेक करने की जरूरत नहीं है कि भरत सर उसे 28 में दिखा रहे हैं, उनके लिए टैक्सेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे कोई मतलब नहीं है आयुषी को। आयुषी अपने बिजनेस पर्पज के कारण गिफ्ट दे रही है ना, तो बस उसके लिए वो परक्यूजिट्स पे टीडीएस काटना पड़ेगा। उसे ये नहीं सोचना है कि भैया सामने वाले के लिए जिसको आईफोन गिफ्ट कर रही है उसके लिए वो टैक्सेबल है या नहीं है, वो आयुषी का काम नहीं है, ठीक है ना। तीसरा, perquisites can be capital assets or not। कोई जरूरी नहीं है, अगर मान लो मैं आयुषी को कोई कैपिटल एसेट्स भी गिफ्ट, आयुषी अगर मान लो आईफोन की जगह, आईफोन इज आल्सो कैपिटल एसेट्स, तो कोई जरूरी नहीं है कि इट शुड बी द कैपिटल एसेट्स, कुछ भी हो सकता है, राइट। इट शुड बी कैपिटल एसेट्स हो या ना हो, इररिलेवेंट। अगर आप कोई भी चीज दे रहे हो, मान लो आयुषी इन काइंड नहीं दे रही है, इन कैश दे रही है, तो कोई कैपिटल एसेट्स थोड़ी है, लेकिन यस फिर भी यहां पर टीडीएस का प्रोविजन लग जाएगा। यस, बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट ओनली, करेक्ट जूही। फोर्थ, तो दीज आर द क्लियरिफिकेशन जो आपके डाउट को खत्म करेंगे। सेल डिस्काउंट, सेल पर आप जो डिस्काउंट देते हो, सेल डिस्काउंट, रिबेट एटसेट्रा, रिबेट एटसेट्रा, रिबेट ऑफर एटसेट्रा will not be treated as perquisites, ठीक है। फिफ्थ, प्रोडक्ट गिवन फॉर मार्केटिंग, given for marketing, let's example social media influencer, लेट्स एग्जाम्पल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है ना। अब यहां पर क्या था कि अगर मान लो आप कोई आईफोन है, अब मेरे को पता है कि यार जूही ना एक अच्छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और अगर अपने को अपना मार्केटिंग करने का है तो इसको जूही को आईफोन देना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने बोला कि यार जूही, दिस इज माई आईफोन, दिस इज माई ब्रांड, कंपनी का फोन है, ठीक है, ये मैं आपको देता हूं, आप ऐसा करो, इसकी मार्केटिंग करो, ठीक है ना। अब जूही क्या करेगी, आईफोन, एप्पल कंपनी ने जब इससे आईफोन दिया है तो जूही बोलेगी देखो आई एम अनबॉक्सिंग दिस एप्पल, वाओ दिस इज वेरी गुड, अपने सोशल मीडिया पे बोल रही है वो, यहाँ पे नहीं बोल रही, राइट। अपने सोशल मीडिया, हे यू हैव टू परचेज दिस बिकॉज इट अ वेरी रिजनेबल कॉस्ट में आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है, और इसके अंदर कई सारे फीचर्स है, देखो अगर आप यहां से दबाओगे तो यहां से आवाज आएगी, यहां से दबाओगे तो इधर से आवाज आएगी, वाओ दीज आर द की फीचर्स। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जूही के फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, और इसके कारण एप्पल कंपनी ने कई सारी कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स देती है, राइट। एप्पल वाले ने बोला कि मैम आपको हमने आईफोन दिया था, हाँ 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 वो तो मैंने रख लिया, बोले नहीं रखने का नहीं है, वापस दो, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया था, राइट। अगर मान लो जूही को वो फोन रखने के लिए ही दे दिया जाए कि मैम आप रख लीजिए, दिस इज आईफोन फॉर यू, राइट, दिस विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स। बट अगर आप उससे वापस ले रहे हो देन दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स, ये चीज ध्यान रखना। जैसे आप देखते हो ऑडी, विराट कोहली ऑडी का एडवर्टाइजमेंट करता है, तो ऑडी का जब वो एडवर्टाइजमेंट करता है तो ऑडी अगर मान लो उसे दे दी जाती है कि सर विराट कोहली सर दिस इज गिफ्ट फॉर यू, सो दिस विल बी द परक्यूजिट्स। ऑडी कंपनी जब विराट कोहली को ये गिफ्ट दे रही है, दिस विल बी द परक्यूजिट्स, और यहां पर उसे टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऑडी दे रही है नॉट फॉर ए गिफ्ट, वो बोल रही है सिर्फ सर आप इसमें बैठो सवारी करो और वापस हमारी घर की ऑडी हम ले जा रहे हैं, राइट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या स्पोर्ट्समैन, इनको अगर आप देते हो, यहां पर अगर आप उन्हीं को वो चीज उन्हीं को दे देते हो देन इट विल बी परक्यूजिट्स, टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर उनसे आप वापस ले लेते हो वो असेट्स तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगी। दैट्स इट, लिख लो इसे। रिटर्न बैक और नॉट रिटर्न।
अगर रिटर्न नहीं होती है, ठीक है ना, प्रोडक्ट गिवन फॉर मार्केटिंग और वो वापस रिटर्न बैक होता है, अगर वो वापस रिटर्न बैक होता है तो विल नॉट ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स, विल नॉट ट्रीटेड एज परक्यूजिट, और अगर वो रिटर्न नहीं होता है तो विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स। समझ आ रहा है क्या? चलो आगे चलते हैं। तो ये लिख लिया। अगला पॉइंट, 6th, reimbursement of expenses। reimbursement of expenses, ठीक है। अब reimbursement of expenses क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? बताओ जी, reimbursement of expenses क्या होता है? क्या समझ आता है तुम्हें reimbursement of expenses से? बोलो जी, बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। रियम्बर्समेंट, अगर तुमने कहीं काम किया हुआ है या मैं बताता हूं, चलो पहले तुम बताओ, तुम्हारे को क्या लगता है, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियम्बर्समेंट, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। देखो, रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस कुछ आइडिया है क्या या नो आइडिया? हाँ जी, कैसे वापस लेना? ना 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 ना, रियम्बर्समेंट मतलब क्या होता है समझाता हूं। देखो एक मिनट, रियम्बर्समेंट मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रिकवर करना, करेक्ट। देखो, अब जब मान लो आप कोई कंपनी में जॉब करोगे, ठीक है, आप एक ऑडिट फर्म में जॉब करोगे, लेट्स अज्यूम आप एक ऑडिट फर्म में ज्वाइन होते हो, पीडब्ल्यूसी में ज्वाइन होते हो, और पीडब्ल्यूसी का क्लाइंट है भारत इंडस्ट्रीज, बीआर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, बीआर इंडस्ट्रीज ये पीडब्ल्यूसी का क्लाइंट है। अब आप क्या करते हो, मान लो राहुल एज ए ऑडिटर भारत इंडस्ट्रीज की ऑडिट के लिए आता है, भारत इंडस्ट्रीज की ऑडिट के लिए आता है, बीआर इंडस्ट्रीज की ऑडिट के लिए आता है। हाँ, अब बीआर इंडस्ट्रीज की ऑडिट पे आता है तो जो पीडब्ल्यूसी का और भारत इंडस्ट्रीज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ ये लिखा हुआ है, सर वी विल चार्ज 10 लाख फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिट प्लस अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज, आप भारत इंडस्ट्रीज आपको ही बियर करना है, भारत इंडस्ट्रीज आपको ही बियर करना है। भरत भाई बोलता है बिल्कुल ऑडिटर साहब, बिल्कुल, आओ पधारो, आओ आओ आओ, आपकी तो जरूरत है हमें ना, 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करने के लिए ऑडिटर ही तो चाहिए अपन को। ठीक है, तो अब यहां पर राहुल जो है पीडब्ल्यूसी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो ऑडिट करने जाता है भारत इंडस्ट्रीज की, मान लो ये पूना में आता है ऑडिट के लिए, ठीक है, पूना में आता है। तो मैं भारत इंडस्ट्रीज क्या बोलती है, मैं ये बोलता हूं कि देखो सर, आप क्या करो, आप जो भी एक्सपेंसेस है आप इंकर्ड करो और सारे खर्चे क्या करो, सारे खर्चे क्यूमुलेटिव करके आप मुझे सबमिट कर दो, आप मुझे सबमिट कर दो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये आपको रियम्बर्समेंट कर दूंगा, मैं आपको क्या करूंगा, रियम्बर्समेंट कर दूंगा। तो क्या ये परक्यूजिट्स माना जाएगा क्या? दिस इज द क्वेश्चन। यहां लोगों को, डिपार्टमेंट के लोगों को डाउट हो गया, सर क्या करें, रियम्बर्समेंट विल बी परक्यूजिट्स और नॉट। डिपार्टमेंट ने कहा काय को चिंता करता रहे, क्लियरिटी देता हूं, क्लियरिटी देता हूं, क्लियरिटी देता हूं, तो क्लियरिफिकेशन इशू कर दिया, राइट। तो उन्होंने इसके लिए क्लियरिटी दी। तुम्हें समझ आया, समझ आया क्या होता है रियम्बर्समेंट? तो भारत इंडस्ट्रीज ने क्या बोला कि भाई पीडब्ल्यूसी वालों, जो भी तुम्हारे खर्चे होंगे ना, रहने खाने ट्रांसपोर्ट के, आप क्या करो, मेरे को मंथली बिल सबमिट कर दो एक साथ, खर्चे, एक रियम्बर्समेंट शीट है वो लगाओ, उसमें सारे सपोर्ट अटैच करो और सबमिट कर दो, ठीक है ना। दीज आर द रियम्बर्समेंट, तो मैं आपको रियम्बर्स कर दूंगा। अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि व्हेन इट विल बी परक्यूजिट्स एंड व्हेन इट विल नॉट बी परक्यूजिट्स। अब देखो, अगर मान लो ये जो बिल है, मान लो जिस होटल में वो रहे हैं, इनको मैंने रेडिसन के अंदर रुकाया, रेडिसन ब्लू में मैंने इनको रुकाया।
अब रेडिसन ब्लू में ये 10 दिन रहे और 10 दिन का खर्चा हुआ 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए। बिल किसके नाम पे था? अब यहां पर ये परक्यूजिट्स होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा बिल किसके नाम पे था। अगर बिल भारत रूनीवाल इंडस्ट्रीज के नाम पे था, बीआरआई के नाम पे था, या अगर या पीडब्ल्यूसी के नाम पे था, राहुल पीडब्ल्यूसी के नाम पे था, और फिर बीआरआई इंडस्ट्री के नाम पे था, तब तो बीआरआई उसका रिएंबर्समेंट कर रही है तो कोई टेंशन नहीं है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स। बट ये पीडब्ल्यूसी के नाम पे बिल था और अब बीआरआई ने उसे रिएंबर्स किया है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट। समझ आ रहा है? अगर जो आदमी पेमेंट कर रहा है, राइट, जैसे भारत इंडस्ट्रीज इसे पे कर रही है, अगर भारत इंडस्ट्रीज के नाम पे बिल है तो ये परक्यूजिट्स नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर पीडब्ल्यूसी के नाम पे बिल है और भारत इंडस्ट्रीज से रिएंबर्स कर रही है तो दिस विल बी परक्यूजिट्स माना जाएगा। लिखो, इनवॉइस ऑन नेम ऑफ सर्विस रिसीवर। जैसे हमारा एग्जाम्पल हमने जो लिया था वो क्या था? भारत इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल भारत रूनीवाल इंडस्ट्रीज इज रिसीवर, रिसीवर, ठीक है ना, रिसीवर, ठीक है, ताकि तुम्हें समझने में इजी रहे इसलिए एक चीज को मैं यहां लिख रहा हूं। फिर आता है अदरवाइज। अदरवाइज अगर मान लो सर्विस रिसीवर के नाम पे है तब तो क्या होगा? नॉट ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स, तो ये परक्यूजिट्स नहीं माना जाएगा। नॉट ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स, ठीक है ना, तो ये परक्यूजिट्स नहीं माना जाएगा। अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स। अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको? तो ये आपका रिएंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस की भी क्लियरिटी हो चुकी है। पूरा इन डिटेल अपन एक एक चीज को पढ़ रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो भाई। चलो जी, नाउ कम ऑन द 6th पॉइंट। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव या कुछ भी बनता है ना, इसी में से बनना है और बनना ही बनना है। देखो, फिर आता है डीलर्स कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस। डीलर्स कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड व्हेन रिकवर्ड। यस, जो ही मेरे को लगता है शायद आपका थोड़ा सा डिले चल रहा है, आई थिंक, है ना। चलो कोई बात नहीं, बीच में डिले चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब आ जाओ डीलर्स कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस। अब देखो, अब आपको डीलर कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस को समझाता हूं। इन चीजों को समझो ताकि तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में सारी चीजें क्लियर रहेगी तुम्हारी। ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तुम चाहो तो तुम्हारे नोट रफ में नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारे रफ में तुम इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन डीलर्स कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस। अब डीलर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, आपने सुना होगा, अगर किसी के पास कोई फ्रेंचाइजी है बड़ी, कोई ब्रिटानिया ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, टाटा ग्रुप की किसी के पास फ्रेंचाइजी है, एक बार कोई मुझे बताएगा किसी के पास कुछ फ्रेंचाइजी है क्या, ताकि मैं आपको कनेक्ट करा पाऊं। देखो, फ्रेंचाइजी है क्या किसी के पास? नेचुरल आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी है क्या? पार्ले जी बिस्किट की होलसेलर हो क्या? बड़े बड़े और प्रोडक्ट्स होते हैं ना जी, यू आर द फ्रेंचाइजी होल्डर, कि यू आर ऑथराइज टू सेल ऑन बिहाफ ऑफ दैम। बताओ मुझे, अगर किसी के पास है तो मैं बताओ, ताकि यू विल कनेक्ट। सोचो, या अगर आपके पास खुद के पास है तो बताओ, नहीं तो किसी और के पास है तो वो सोचो अपने दिमाग में, मैं समझाता हूं आपको।
डीलरशिप है। देखो आयुषी बोल रही है यस डीलरशिप है। राहुल कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है बट सोचो, यू आर दी डीलर ऑफ दी मर्सिडीज। आपका मर्सिडीज, आपका राहुल कहां से हो आप? यस राहुल कहां से हैं? बिहार। बिहार, यू आर दी ऑथराइज डीलर ऑफ पटना मर्सिडीज के, ठीक है ना, मर्सिडीज के यू आर दी ऑथराइज डीलर। आयुषी ऑथराइज डीलर ऑफ गुजरात, जूही इज ऑथराइज डीलर ऑफ हरियाणा, राइट? सो यू ऑल आर दी ऑथराइज डीलर। मर्सिडीज वाला का तुम ऑथराइज डीलर हो। मर्सिडीज वाले की रेवेन्यू कब होगी? जब तुम माल बेचोगे। ये सुन लो, जब तुम माल बेचोगे। मर्सिडीज वाला तुम्हें बुलाता है, आओ 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 आओ, माल कम बिक रहा है, अपनी मर्सिडीज कम बिक रही है भाई, बीएमडब्ल्यू ज्यादा बिक रही है। क्या कारण है बीएमडब्ल्यू ज्यादा क्यों बिक रही है? आओ आओ सभी आओ आओ, फटाफट आओ आओ, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, आओ आओ, पधारो 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 पधारो। भाई मैं क्यों पधारूं? अरे टिकट भेज रहा हूं रे, बड़ी कंपनियां हैं ये, आपका खर्चा नहीं होने देती है। ले रे भाई राहुल, ले टिकट भेज रहा हूं आने जाने का। कॉन्फ्रेंस किस तारीख को है? आज क्या तारीख है भाई? 23 तारीख है। अरे देख राहुल 25 तारीख की कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। जूही 25 की कॉन्फ्रेंस है, आयुषी 25 की कॉन्फ्रेंस है। पधारना, पधारना मतलब बॉम्बे में रखी अपन ने, तो मैं तुम्हारा टिकट कराऊंगा, ठीक है ना। मैं बोलूंगा तुम आ जाओ, या तो तुम्हारा 25 का टिकट कराऊंगा, तुमसे पूछूंगा भाई कब आना सुटेबल रहेगा। 24 को आते हो तो 24 को करा देता हूं, यहां पे तुम्हारा होटल अरेंजमेंट भी करा दूंगा, ठीक है। और 25 को तुम डायरेक्ट आते हो और 25 को जाते हो तो 25 की करा दूंगा, वॉट एवर, ये ऑप्शन मैंने आपको दिया है। तो मैं आपका यहाँ पे क्या करा रहा हूं, फ्लाइट टिकट करा रहा हूं 10,000 रुपया। फिर तुम्हारा होटल अकोमोडेशन करा रहा हूं, 5 स्टार होटल करा रहा हूं तुम्हारे लिए। तुम मर्सिडीज के डीलर हो यार, छोटी मोटी कंपनी के डीलर हो गया यार, कमाल करते हो यार। 25,000 रुपया। फिर तुम्हारे लिए खाने पीने का फूड वगैरह अरेंजमेंट करा रहा हूँ, रिफ्रेशमेंट पार्टी करा रहा हूँ हर एक आदमी के लिए। तो एक आदमी के लिए आप देखो मैंने कितना 30,000 रुपये का खर्चा कर दिया। 30,000 रुपये का खर्चा कर दिया। और सर आपने 30,000 रुपये का खर्चा कर दिया, डीलर को बेनिफिट दे रहे हो, दीज आर द परक्यूजिट्स है, दीज आर द परक्यूजिट, है ना। ये परक्यूजिट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बताओ मुझे, ये परक्यूजिट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बताओ क्या लगता है, ये परक्यूजिट्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ जूही का थोड़ा सा पीछे चल रहा है, करेक्ट। लेट शुरू किया होगा ना आपने थोड़ा सा, इसलिए कोई बात नहीं। बताओ वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स और नॉट, क्या लगता है आपको? आयुषी बोल रही है यस सर। सर देखो एक आदमी के लिए अगर आप 20,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो, इट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स, ये परक्यूजिट्स माना जाएगा। अरे यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब मैं बुलाऊं ही नहीं अपने डीलर को, काम धंधा करूं ही नहीं, काम धंधा करना छोड़ दूं। ये परक्यूजिट का है, काम धंधा करने के लिए उनको बुलाया, डिस्कशन करने के लिए बुलाया। मर्सिडीज वाला बोलेगा कि भाई काम धंधा करना छोड़ दूं, तुम तो साला हर जगह टैक्स कलेक्ट करना चाहते हो यार, ये तो खर्चा है मेरा बिजनेस का, यहां क्या टैक्स कलेक्ट करना। वो बोलेगा मैं आऊंगा ही नहीं, मेरे डीलर आएंगे ही नहीं। मैं कोई डीलर को कोई लग्जरी फैसिलिटी थोड़ी दे रहा हूं, उनको कोई घूमने के लिए थोड़ी बुला रहा हूं, मैं तो काम धंधा करने के लिए बुला रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात को? मर्सिडीज वाला क्या बोलता है, मैं इनको कोई घूमने के लिए बुला रहा हूं क्या, कि मलेशिया ट्रिप ले जाता हूं तुम्हें, बाली ट्रिप ले जाता हूं तुम्हें, गोवा ट्रिप ले जाता हूं, चलो तुम्हें बैंकॉक ट्रिप ले जाता हूं। राहुल के देखो चेहरे पे मुस्कान कितनी अच्छी आई बैंकॉक का नाम सुनते ही। ओ मर्सिडीज वाला बैंकॉक ले जा रहा है राहुल। सर रियल में तो नहीं अभी जा रहे हैं, ख्वाबों में तो चले जाएं, ख्वाबों को साइड में रख दो मेरे भाई अभी, है ना। तो भाई अगर आपको वो लाइजर ट्रिप दे रहा है, अगर वो आपको लाइजर ट्रिप दे रहा है, मतलब आपको बोलता है कि चलो आओ तुम, बस कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना है, हमको तो घूमने जाना है, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस तो एक बहाना है, हमको तो घूमने जाना है, देन दिस इज द लाइजर ट्रिप। और अगर वो लाइजर ट्रिप है देन वो परक्यूजिट्स माना जाएगा। काम धंधा करने के लिए अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, तो वो कभी भी परक्यूजिट्स नहीं माना जाएगा। तो उसको आसान शब्दों में यहां पर इन्होंने बताया है कि कब कोई चीज परक्यूजिट्स नहीं मानी जाएगी और कब कोई कॉन्फ्रेंसेस परक्यूजिट्स मानी जाएगी। समझ आया? देखो राहुल का देखो स्माइल आ रही है जोरदार बैंकॉक का नाम सुनते ही भाई को। चलो जी अब देखो यहां पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया
फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ट्रीटेड एज बिजनेस, ठीक है ना, ट्रीटेड एज बिजनेस ऑब्जेक्ट, ट्रीटेड एज बिजनेस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मतलब अगर देशी शब्दों में लिखना चाहो तो लिख सकते हो काम धंधा वाले, काम धंधा के लिए, काम धंधे के लिए कॉन्फ्रेंस, काम धंधे के लिए कॉन्फ्रेंस। तो कब मानी जाएगी कि सर ये काम धंधे के लिए हुई है ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो पहला लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट। मर्सिडीज बोलता है कि नाउ वी आर कमिंग विथ न्यू वेरिएंट, हवा में चलने वाली मर्सिडीज लेके आ रहे हैं हम। अरे कस्टमर को ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना, नहीं देनी पड़ेगी क्या? कहां पर देंगे? वो फोन कर करके समझाएंगे नाउ वी आर कमिंग विद दी हवा में चलने वाली मर्सिडीज। अरे भैया उनको बुलाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका डीलर ही अच्छे से नहीं समझेगा तो वो कस्टमर को क्या समझाएगा। तो आओ रे आओ, बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस रखी है, आओ। किसके लिए रखी है? हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। एप्पल जब भी अपना बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाता है, आओ तुम्हें समझाते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं। तो ये एक काम धंधे का पर्पस माना जाएगा। सो अगर आप कोई भी लॉन्चिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की और उसके लिए अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस रखी है तो वो लाइजर कॉन्फ्रेंस, लाइजर पर्पस नहीं माना जाता है, वो काम धंधे का पर्पस माना जाता है और उस केस में इसे परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा, डिस्कशन अबाउट प्रोडक्ट। डिस्कशन अबाउट प्रोडक्ट। अरे साला अपना माल क्यों नहीं बिक रहा रे? प्रोडक्ट में क्या कमी है? आओ आओ आओ, सब आओ, डिस्कस करते हैं। वो डिस्कशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, दिस विल बी परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा। वो अगर इस पर्पस के लिए आपको बुलाया जा रहा है, आपको होटल फैसिलिटी दी जा रही है, राइट, आपको फ्लाइट फैसिलिटी दी जा रही है, आपको खाने पीने का खर्चा दिया जा रहा है, क्योंकि आपको काम धंधे के लिए बुलाया जा रहा है, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट्स। ये चीज ध्यान रखना। तीसरा, ऑर्डर प्लानिंग। अरे भाई तुम्हें ऑर्डर कैसे लेने हैं, ऑर्डर की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, तुम्हें ट्रेंड करना पड़ेगा कि जब कोई कंपनी अपने टीम में लीडर तैयार करेगी तब वो लीडर आगे बढ़ाएंगे बिजनेस को। एक अकेला आदमी कभी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता है, उसको अपने अंदर कई सारे लीडर तैयार करने पड़ते हैं, ये चीज ध्यान रखना, राइट। तो ऑर्डर प्लानिंग, अगर ऑर्डर के लिए उनको प्लानिंग के लिए उनको बुलाया जाता है, दैट विल बी द बिजनेस मीट, ठीक है ना, दैट विल बी द बिजनेस मीट। सेशन फॉर सेल्स में उन्हें ट्रेन करना है कि सेल्स कैसे बढ़ानी है, उसके लिए सेशन रखे हैं हमने ट्रेनिंग अरेंज करवाई है। सो उसके लिए हमने अगर बुलाया है तो वो भी क्या बिजनेस मीट कहलाती है, राइट, वो भी बिजनेस मीट कहलाती है। मतलब यहां पे इसे बोल सकते हो सेशन फॉर सेल्स, मतलब सेल्स टेक्निक्स, सेल टेक्निक सर, ठीक है, सेशन फॉर सेल्स सफिशिएंट है। अभी बताते हैं ना, रुको तो सही, तुम्हें रुको तो सही आयुषी, अभी आपका जवाब का सवाल का जवाब मिल जाएगा, थोड़ी सी देर और रुको बस। गुड क्वेश्चन, अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिफ्थ, एड्रेसिंग क्वेरीज।
देखो अगर अपने अपने बिजनेस को बड़ा करना है ना, तो आपको रेगुलर इंटरवल पे एड्रेस करनी होती है क्वेरीज। डीलर को भी हो सकती है क्वेरीज, कस्टमर की भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो डीलर के पास आती है, तो डीलर से आपको रेगुलर इंटरेक्ट करना होता है, तो उसके लिए। ठीक है। 6th, रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स। रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब डीलर ने कितना धंधा किया कितना नहीं किया, तो रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए अगर उनको बुलाया जाता है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जनरल बिजनेस पर्पस हो जाएगा, मतलब काम धंधे का पर्पस हो जाएगा, राइट। मींस नो ऑब्जेक्ट, यहां पर कोई इंसेंटिव, यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंसेंटिव देने का नहीं है, आप काम धंधे के लिए बुला रहे हो। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर जो एक्सपेंसेस should be incurred only for 1 day before or 1 day after, that's it। समझ आया? only for 1 day before, 1 day before the conference, 1 day before the conference, and 1 day after the, only 1 day after the conference, मतलब अगर आप होटल का खर्चा कर रहे हो, स्टे का खर्चा कर रहे हो, भाई तुम्हारी मीटिंग कब है रे? तुम्हारी मीटिंग है मान लो 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को। अरे राहुल 20 तारीख को ही बैंकॉक आ जा रे, 20 तारीख से 25 तारीख तक का होटल खर्चा मैं दे दूंगा, तू तो आ जा। अरे ऐसे कैसे रे? ऐसे नहीं होता, ये बिजनेस मीट नहीं है। बिजनेस तो साला तुम्हारा 25 तारीख को मीटिंग है और तुम उसे 20 तारीख को ही बुला रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है। 11, 12। ओह शिट यार, चाय गिर गई। शिट 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 शिट, गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई। ये हमारी बिजनेस लाइजर ट्रिप निकल गई यहां पे। 1 मिनट रुकना यार। क्या यार, 2 मिनट रुकना भाई। दो मिनट रुको। समझ आ रहा है क्या? चाय गिर गई थी यार। चलो थोड़ा बहुत तो साफ किया मैंने, बट अब करते हैं फिर बाद में। हाँ जी, दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ, चाय खत्म कर दें पहले। समझ आ रहा है आपको ये? देखो यहां पर अगर आपको 25 की मीटिंग है आपकी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्टे दिया जा सकता है वो एक तो 24 का दिया जा सकता है और एक 26 का दिया जा सकता है। एक दिन पहले और एक दिन बाद का स्टे आपको दिया जा सकता है, दैट्स इट। उससे ज्यादा अगर आपको स्टे दिया जाता है देन इट विल बी ट्रीटेड एज द लाइजर ट्रिप। आयुषी, आपका जो क्वेश्चन था यहां रिजॉल्व हो गया कि अगर मान लो आप एक दिन बाद और एक दिन पहले के अलावा अगर स्टे देते हो, अरेंजमेंट देते हो, इट विल बी ट्रीटेड एज द लाइजर ट्रिप। और लाइजर ट्रिप है तो वो परक्यूजिट्स मान ली जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यहां पे। एग्जाम्पल 25th कॉन्फ्रेंस डे, कॉन्फ्रेंस डे, तो 24 ओके, 26th ओके, बस, अदरवाइज ओके नहीं। ठीक है,
एक मिनट है। और बता रहा हूं रुको तो सही। मेन तो यही है, मेन तो यही है। अब देखो, अब एक चीज है, ये कहता है कि अगर आप इस पर्पस के लिए बुला रहे हो, लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, डिस्कशन अबाउट ये और ये सारी चीजों के लिए, राइट। अब ये बोलता है अदर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा अगर आपका कोई अदर ऑब्जेक्ट है, अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट इंसेंटिव मीट, ठीक है ना। ये कहता है अदर ऑब्जेक्ट है तो उसे इंसेंटिव मीट बोला जाएगा, इंसेंटिव मीट, ठीक है ना। इंसेंटिव मीट मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उसे इंसेंटिव देना, मतलब उसे थोड़ा सा ऑब्लाइज्ड करना, है ना। जैसे मान लो मुझे लगता है कि आयुषी और राहुल और ये जो मेरे डीलर्स हैं मर्सिडीज के, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा इंसेंटिवाइज्ड किया जाए, इनको सिंगापुर ट्रिप भेजा जाए, इनको बोला जाए जाओ अपने घर वालों के साथ जाओ, एक वाइफ के साथ, एक वाइफ मतलब एक मेंबर आपका कोई भी फैमिली मेंबर ले लो, एक चाइल्ड ले लो आपके, मतलब यू कैन गो विथ योर वाइफ एंड विथ योर चाइल्ड, राइट। राहुल सोच रहा है एक वाइफ क्या है सर, है। तो इट विल बी ट्रीटेड एज द परक्यूजिट्स, it will be treated as the perquisites, it will be treated as perquisites, perquisites, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल लिखा देता हूं ताकि आपको एकदम इजी हो जाएगा ये। एग्जांपल, लाइजर ट्रिप, लाइजर ट्रिप क्या है, रिलैक्स करने के लिए तुम्हें सिंगापुर भेज दिया, बैंकॉक भेज दिया, राइट। और एक्सपेंसेस फॉर फैमिली मेंबर्स, फॉर फैमिली मेंबर्स, मर्सिडीज वाला तुम्हारे फैमिली मेंबर के खर्चे भी तुम्हारे वो बियर कर रहा है, सो दीज आर दी लाइजर ट्रिप, ठीक है ना, एटसेट्रा। सो दीज आर सम एग्जांपल कि दिस विल बी ट्रीटेड एज द लाइजर ट्रिप, और अगर वो लाइजर ट्रिप है तो वहां पर उसे परक्यूजिट्स माना जाएगा, और अगर वो परक्यूजिट्स है तो सर आपको उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी और क्लियरिटी आपको मैं यहां दे देता हूं। यहां लिख लो, एक्सपेंसेस incurred between 24 to 26 will not be treated as perquisites, but expenses for other days, but expenses for other days will be treated as perquisites, will be treated as perquisites। ये लिख लो ताकि आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आप 24 से 26 के, अगर आप 24 से 26 के बीच का अगर कोई खर्चा कर रहे हो, रहने का, खाने का, पीने का, है ना, तो वो आपका 24 से 26 तक का जो खर्चा है वो आपका परक्यूजिट्स नहीं माना जाएगा। लेकिन राहुल को बोला गया भाई तू 20 तारीख को आ जा और आराम से 28 तारीख को जाना, तो 24 से 26 का खर्चा तो उसका परक्यूजिट्स नहीं माना जाएगा, लेकिन अदर डेज का जो एक्सपेंडिचर है दैट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स। ये चीज ध्यान रखना। चलो जी, ये आपका पोर्शन कंप्लीट होता है। दिस इज द सबसे मेन पार्ट ऑफ दिस जो मैंने आपका यहां पर आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। चलो अगला 7th पॉइंट,
एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 20 के, चलो ये एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 20 के तुम्हें मतलब ही नहीं हो तो ऑलरेडी हो गया तुम्हारे, 7 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो आगे चलते हैं। नाउ कम ऑन दी 194S वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। नोट 26 सेक्शन 194S TDS on purchase of virtual digital assets, TDS on purchase of virtual digital assets। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मैं आपको एक अलग से वो पूरा बता दूंगा, जब मैं आपको कराऊंगा ना पूरा बता दूंगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होता क्या है, राइट। बट अभी टीडीएस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको जस्ट एक ये बता देता हूं कि जो क्रिप्टो करेंसीज होती है, वर्चुअल करेंसीज जो होती है, दीज आर द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, दीज आर द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक है, तो मान लो जैसे आप अगर क्रिप्टो करेंसीज खरीद रहे हो और अगर आप पेमेंट कर रहे हो, राइट, तो वहां पर उन्होंने बोला है कि अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 से ज्यादा टीडीएस परचेस अगर आप 10,000 से ज्यादा की परचेस करते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो जो आप पेमेंट कर रहे हो ना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को खरीदने के लिए, आपको यहाँ पर 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। चलो, पेमेंट ऑफ वर्चुअल digital assets, by specified person, by specified person। यहां स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा? स्पेसिफाइड पर्सन यहां पे उस पर्सन को बोला गया है जिसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, जिसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, मीन्स whose turnover or gross receipts for preceding previous year is not more than 1 crore or 50 lakhs। ठीक है ना, मतलब जिसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो उसे स्पेसिफाइड पर्सन बोला जाएगा। अगर वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स खरीदता है, राइट, तो उस केस में अगर वो पेमेंट करता है, पेमेंट ग्रेटर देन 50K, तो टीडीएस इंपोज होगा, टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, बट एनी अदर बाय एनी अदर, अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हो तो उस केस में इन्होंने यहां पे बोला है कि अगर आप पेमेंट करते हो 10,000 रुपए से ज्यादा, तो सर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। मान लो आयुषी जिसका कोई बिजनेस नहीं है, अगर वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स खरीदती है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका जो टर्नओवर है वो 50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो अगर वो कोई पेमेंट करती है तो वहां पर 50,000 की लिमिट है। लेकिन राहुल जिसका बिजनेस है और बिजनेस भी बहुत बड़ा बिजनेस है, उस केस में बड़ा बिजनेस मतलब 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है, राइट, तो उस केस में अगर राहुल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स खरीदता है तो अगर वो 10,000 से ज्यादा पेमेंट करेगा तो यस, उसे टीडीएस काटना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। बोलो भाई, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो, लास्ट पार्ट ऑफ द टीडीएस नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट, देन विल कम ऑन द मॉड्यूल वाला पार्ट। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको। बोलो भाई, यहां तक समझ आ गया क्या? कल तैयार हो जाना, 8 बजे से स्टार्ट कर दूंगा और कंटिन्यू चलेगा मामला जब तक है जान, है ना? हाँ, चलो कल तैयार है ना? कल 8 बजे से अपन स्टार्ट करेंगे, पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, है ना? पूरा मॉड्यूल कल कंप्लीट करके फिर नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। नया चैप्टर विल बी डिडक्शंस। डिडक्शंस में भी सिर्फ और सिर्फ नोट, तुम्हें ओवरव्यू पूरा पता है। अब यहां पर हमें फोकस करना है प्योरली ऑन नोट्स,
ठीक है, नोट्स बनाते जाओ और चीजों को समझते जाओ। चलो जी, अब मैं आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो इसके बता देता हूं, कोई खास बात नहीं है, फटाफट से आप समझ जाओगे, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स लिखो यहां पर, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स। सेक्शन 195A, सेक्शन 195A में क्या बोला गया है कि ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट, ये क्या होता है, कोई मुझे बताएगा ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट क्या होता है? ग्रॉसिंग अप कोई बताएगा क्या मुझे, ग्रॉसिंग अप क्या होता है? अब एक एक चीज को समझा रहा हूं तुम्हें, है ना, बस कंसेप्ट में यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग रहे, बट यस पता होना चाहिए व्हाट इज द ग्रॉसिंग अप। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द ग्रॉसिंग अप? है जी, बताओगे क्या? जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरो लेक, नैरो लेक। बोलो भाई। एडजस्ट टोटल इनकम एज रिलेटेड, ना ना ना, देखो ग्रॉसिंग अप का क्या कंसेप्ट होता है मैं आपको बता रहा हूं, इनकम बिफोर डिडक्शन, नो 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 नो। चलो समझते हैं भाई, देखो भरत भाई ने पेमेंट किया, लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी का पेमेंट किया, ठीक है। मैं ये डिलीट कर दूंगा, तुम लिखना चाहो तो नोट्स में तुम्हारे लिख सकते हो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोफेशनल कंसल्टी 1 लाख रुपए का मान लो मैंने राहुल को पेमेंट किया, राहुल बहुत बड़ा अच्छा कंसल्टेंट है, बिहार में सिक्का चलता है राहुल का, तुमको ना ही पता का अभी तक, तो ही इज अ वेरी गुड कंसल्टेंट, वाह बहुत अच्छा कंसल्टेंट वाह है ये। तो भाई मैंने इसको 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, ठीक है। हमका तो इतना समझ था ही नहीं, अब इन्होंने हमका 1 लाख रुपए का बिलवा दिया और हमने उस बिलवा पे पेमेंटवा कर दिया, पूरा का पूरा पेमेंटवा कर दिया, हमने टीडीएस ना ही काटा उस पे। मुझे टीडीएस काटना था क्या? यस काटना था, बट मैंने टीडीएस नहीं काटा, समझना, मैंने पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का इसको पेमेंट कर दिया, है ना, विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ द टीडीएस, मैंने कोई टीडीएस उस पर डिडक्ट नहीं किया। डिपार्टमेंट क्या बोलता है, भाई 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 भरत भाई आपने उसको 1 लाख का पेमेंट कर दिया? हाँ कर दिया। टीडीएस नहीं काटा? नहीं सर नहीं काटा टीडीएस। अब क्या करें सर, टीडीएस नहीं काटा। डिपार्टमेंट बोलते हैं अरे वाह, मेरे को क्या फर्क पड़ता तूने टीडीएस काटा नहीं काटा, मैं तो ये मानूंगा कि तूने ये 1 लाख का जो पेमेंट दिया है ना, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस दिया है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस दिया है, राइट। अगर 1 लाख पे मैं 10% टीडीएस काटता तो शायद मैं उसे 90,000 रुपए का पेमेंट करता और 10,000 रुपए में सरकार को जमा करता, बट अब सरकार ने बोला कि भैया अगर तूने नहीं काटा ना तो विल अज्यूम कि ये जो तूने पेमेंट किया है ये तूने टीडीएस डिडक्ट करने के बाद किया है। 100% 100 पेमेंट होता है, 10% टीडीएस काटा तो 90, सो दिस इज 90। तो बता 100 कितना होगा, कोई कैलकुलेशन करके बताओ ना कितना होगा। 1 लाख अपॉन 90%, कैलकुलेशन करके बताओ कितना होगा। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरो लेक, नैरो लेक, अरे बताओ ना भाई। 1 लाख अपॉन 90% कितना होता है? 1,11,000 समथिंग कुछ होता होगा मेरे हिसाब से, 1,11,111 शायद।
बोलते नहीं हो तुम तो। एक तो हाँ 1,11,111 ठीक है ना, 1,11,111। चलो तो अब यहां डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि हम तो अज्यूम करेंगे, ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट लगा देंगे, हम ये मानेंगे कि पेमेंट जो था वो 1,11,111 का था और तूने उसका टीडीएस काट लिया 11,111। अब तूने काटा नहीं काटा तेरी जिम्मेदारी, सरकार के खाते में जमा करा। सरकार के खाते में 1,11,1111 रुपए जमा करा दे 10,000 की जगह। नाउ दिस इज द इंपैक्ट ऑफ द ग्रॉसिंग अप। मतलब अगर आपको टीडीएस काटना होता है, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट लग जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बट ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि ऐसा ना हो कि आप क्या करते हो, इंटरेस्ट के साथ आप ऑलवेज पेमेंट करके क्लोज कर देते हो चीज़ों को। तो ग्रॉसिंग अप बहुत रेयर सिचुएशन में होता है। ठीक है, जनरली एनआर के केस में ग्रॉसिंग का कंसेप्ट काम आता है। एनआर के केस में, क्योंकि एनआर को पकड़ नहीं सकते, रेजिडेंट को तो पकड़ सकते हैं। रेजिडेंट के केस में ऐसी टेंशन नहीं आती है जनरली। बाकी जो जनरली ये जो ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट लगता है जनरली एनआर के केस में लगता है इन प्रैक्टिकल लाइफ। चलो जी, दूसरा समझ आया ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट। दूसरा देखो, मैंने सेक्शन 192 करा दिया, सेक्शन 193 करा दिया, सेक्शन 194 करा दिया। अब आ रहे हैं सेक्शन 195। 195 तो होता है नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड, 195 होता है नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड। उसके बाद में 195A, फिर 196। 196 को होता है नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस, नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस इफ पेमेंट टू। किसको पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बताओ मुझे, कौन बताएगा? जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरोलैक। बताओ भाई बताओ, नैरोलैक वालों को ये ऐड पहुंचा दो, थोड़ा बहुत मेरे को पैसा देना शुरू कर देंगे। बोले हमारा ब्रांड एम्बेसडर है भरत सर। तो वाह वाह, ये तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। आओ भरत भाई, हम आपके घर पे पेंट करवा देते हैं, फ्री में पेंट हो जाएगा। ठीक है ना, पहुंचाओ नैरोलैक वालों तक, ये स्क्रीनशॉट काटो और पहुंचा दो नैरोलैक तक, ताकि नैरोलैक वाले आए भरत भाई के पास। भरत भाई वाह वाह वाह, यू आर दी ब्रांड एम्बेसडर, वाह। आओ, आपका पेंट, आपका घर का पेंट हम फ्री करा देते हैं। वेरी गुड। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, आरबीआई को पेमेंट कर रहे हो, एनी म्यूचुअल फंड को पेमेंट कर रहे हो, या और स्टेट कॉर्पोरेशन को पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के दीवाने बन गए। सवेरा जब हुआ वो फूल बन गए, जो शाम आई तो अब आता है डिडक्शन ऑफ टीडीएस एट लो और नील रेट। देखो, इसको मैं समझाता हूं। ये पॉइंट क्या बोलता है कि सर कुछ केसेस में, हाँ कुछ केसेस में आपके पास, अगर मान लो आपको लगता है कि भरत रुनीवाल, मान लो अगर मान लो आयुषी को पेमेंट कर रहा है, कंसल्टेंसी का पेमेंट कर रहा है। अब आयुषी को पता है कि सर मेरी इतनी इनकम है ही नहीं जिसपे टीडीएस लगेगा, टैक्स लगेगा। तो आयुषी क्या कर सकता है, आयुषी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के पास जाके एक एप्लीकेशन कर सकती है, सर इतनी मेरी इनकम नहीं है जिसपे टैक्स लगेगा, तो सर आप मुझे या तो नील रेट सर्टिफिकेट दे दो या लोअर रेट टीडीएस सर्टिफिकेट दे दो। कि अगर मान लो मेरा कोई टीडीएस काटे भी तो मैं उसे बोल दूं भैया 10% मत काट, 1% काट ले, या नील रेट सर्टिफिकेट 0% काट ले, क्योंकि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के प्रोसेस के रूट आउट। और जब गवर्नमेंट अगर आपको नील रेट सर्टिफिकेट या लोअर रेट सर्टिफिकेट दे देती है, तो वो आप क्या करोगे, भरत भाई को दे दोगे। लेट्स अज्यूम आयुषी मेरे को कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है, तो आयुषी मेरे को दे देगी सर आपको 10% टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास नील रेट सर्टिफिकेट है, आप मेरे 1 लाख रुपए पूरा का पूरा बिना टीडीएस काटे दे सकते हो।
मैं बोलूंगा नहीं नहीं मेरे को तो टीडीएस काटना पड़ेगा, नहीं तो मेरा डिसअलाउड हो जाएगा। बोले नहीं सर, इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास लोअर रेट सर्टिफिकेट आ चुका है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आयुषी से लोअर टैक्स सर्टिफिकेट लूंगा, डिपार्टमेंट को सबमिट कर दूंगा, देखो भाई आयुषी को 1 लाख का पेमेंट दिया लेकिन टीडीएस नहीं काटा क्योंकि उसने लोअर टैक्स सर्टिफिकेट मुझे सबमिट कर दिया था। बस डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा मन में, समझ आ रहा है? बस दिस इज। और इसकी कुछ प्रोसीजर होती है वो आपको पूरी करनी होती है, आप लोअर टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हो, बट यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट एनीथिंग। एनीथिंग मतलब इसके बारे में आपको अलग से कुछ बताऊंगा मैं, इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर दिस राइट नाउ। जनरली क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपका चेक करता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है ना तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है। सेक्शन 198 TDS deducted on amount. जिस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट किया गया है, मान लो आयुषी का 1 लाख रुपए पे मैंने 10,000 रुपए टीडीएस काटा है, तो मैंने 10,000 रुपए टीडीएस किस पे काटा है? 1 लाख रुपए पे। तो ये 1 लाख रुपए आयुषी की इनकम मानी जाएगी, समझ ध्यान रखना, ठीक है? तो दैट अमाउंट विल बी that amount will be treated as deemed income. ठीक है ना? तो ये आयुषी की इनकम मानी जाएगी। अगर मान लो ये आयुषी अपनी इनकम में नहीं दिखाती है तो गलत है, ये आयुषी की इनकम मानी जाएगी। और जो टीडीएस इस इनकम पे काटा गया है उसका आयुषी टैक्स क्रेडिट ले सकती है, वो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, राइट? कोई टीडीएस क्रेडिट। अब ये कहता है टीडीएस क्रेडिट मतलब क्या हो गया कि जिस अमाउंट पे टीडीएस क्रेडिट मतलब टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है उसका पे, टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है किया गया उस अमाउंट का पे टैक्स क्रेडिट, पे को टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा ड्यूरिंग सेल्फ असेसमेंट। बस ठीक है, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है ना? बस सिंपल। अपन ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में देखा था ना, फाइनल टैक्स, फिर मैट क्रेडिट, टीडीएस, टीसीएस, तो ये बेनिफिट मिल जाता है आपको, क्रेडिट मिल जाता है उसका, ठीक है? तो आई होप दिस इज, कोई इशू नहीं है यहां तक। तो आपको ये पूरे हो गए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव 195 है, ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट 196 आपको बोलता है आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 197 बोलता है कि भैया आप लोअर रेट से भी टीडीएस डिडक्ट करवा सकते हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो तो। डिडक्शन ऑफ टैक्स लोअर रेट, आपके लिए उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर 198 में बोलता है कि टीडीएस जिस अमाउंट पे काटा गया है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। 199 बोलता है जो इनकम पे आपका टीडीएस काटा गया वो टीडीएस का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ना 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 ना, रिन्यू कुछ नहीं होता है यहां, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है, हर साल के लिए अप्लाई करोगे। रिन्यू क्या होता है भैया? आप बोलोगे मेरी इनकम नहीं है, सरकार को प्रूव कर दो, सरकार आपको लोअर टैक्स रेट सर्टिफिकेट दे देगी। रिन्यूअल थोड़ी होता है ये, कोई लाइसेंस थोड़ी है ये तो आपका करंट ईयर की कंसीडर सिचुएशन देखी जाएगी, करंट ईयर की इनकम देखी जाएगी, उसके बेसिस पे दिया जाएगा। ये कोई लाइसेंस थोड़ी है कि हर साल रिन्यू करा ले। ना 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 ना, इट्स कंप्लीटली आपको डिपार्टमेंट को अपनी डिटेल्स देनी होती है कि सर आई एम नॉट, मैं भी कोई अर्निंग नहीं कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम जैसे आयुषी क्या बोले कि सर आई एम स्टूडेंट, आई डोंट हैव एनी इनकम, बट कभी कभी कोई कंसल्टेंसी दे देती हूँ, थोड़ा दिमाग मेरा ज्यादा चलता है, शार्प हूँ थोड़ी, तो लोग आते हैं मेरे पास कंसल्टेंसी लेने के लिए, बट मैं ज्यादा टाइम नहीं देती, मैं थोड़ा पढ़ाई में फोकस दूं क्योंकि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, मुझे देश के लिए कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा नाम करना है। सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। तो कभी कभी आके कंसल्टेंसी दे देती हूँ, लाख सवा लाख रुपए की इनकम होती है, बस ज्यादा नहीं होती है। सर मेरे को कोई टैक्स नहीं लगता है, तो उस केस में अगर ये सारी चीजें प्रूव कर देती है तो यस डिपार्टमेंट उसको एक नल रेट सर्टिफिकेट दे देगा या लोअर रेट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा। सो इन दैट केस शी हैज टू प्रूव कि सर उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, ठीक है? चलो जी आगे चलते हैं।
सिक्स्थ पॉइंट, क्या आप बात कर रहे हो सर, आपने 192 शुरू किया, 192 आता है क्या तुमको? हाँ आता है सर। 193 आता है? अरे क्यों नहीं आता सर। 194 आता है? हाँ आता है सर। वो बाकी टीडीएस के सेक्शन आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। 195 आता है? हाँ सर। वो एनआर को अगर पेमेंट करते हैं तो टीडीएस 196 आता है। अरे क्या बात करते हो सर, 196 नहीं आएगा क्या? अरे सर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 197 लोअर रेट, 198 वो इनकम मान लिया जाएगा, 199 टीडीएस का क्रेडिट मिल जाएगा। बाय गॉड आपको सेक्शन याद है सारे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपको सेक्शन याद हो जाएंगे। कमाल करते हो यार तुम, कमाल कर दिया पाजी तुमने यार। आ जाओ जी, सेक्शन 200 पे आते हैं। कौन बोल रहे मैंने सेक्शन ना आवे है? मतलब आपको ठीक है ना, आप कोई पूछ के बताओ कि तुमको सेक्शन ना आवे है तुमको एक एक सेक्शन आवे है। तो जब तुम्हें सेक्शन याद होंगे ना, मैं ये एक चीज बोलता हूं कि आपको लिखना कहीं भी नहीं है, सेक्शन कहीं मत लिखना, लेकिन जब टैक्स की बातें चर्चा चल रही हो ना, तब सेक्शन से ही बातें करना, और सेक्शन से ही बातें होती है। एक्चुअली जब आप टैक्स की कॉन्फ्रेंसेज में जाओगे, देन यू विल रियलाइज द डिफरेंस। भाई साहब लोगों को सेक्शन की हवा नहीं होती है, सेक्शन कौन सा है, और जब तुम्हें सेक्शन पकड़ में होगा ना, तब तुम कनेक्ट कर पाओगे यार ये किस चीज की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। दैट इज द डिफरेंस। मैं ये नहीं बोलता कि सेक्शन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है ना, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तब सेक्शन इंपॉर्टेंट। एग्जाम में तो मत लिख के आना भाई, एग्जाम में कोई सेक्शन डिनोट मत करके आना, क्यों रिस्क पालनी। साला अगर एक गलत सेक्शन टूट गया तो अपने पूरे नंबर जाएंगे। सेक्शन बिल्कुल मत लिख के आना एग्जाम में तो। हाँ बट देखो, मैंने जो बिगिनिंग में बोला था, मैं सेक्शन ना बोलूं ये हो नहीं सकता, तुम सेक्शन भूल जाओगे, मैं होने नहीं दूंगा। ये डायलॉग याद रखना ठाकुर। एट द एंड आप बोलोगे सर सारे सेक्शन ऑन टेप्स। चलो जी आ जाओ 200 पे आ जाओ। 200 क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ पर्सन हु डिडक्ट टीडीएस। ठीक है ना, हु डिडक्ट टीडीएस, जिसने टीडीएस काटा है उसकी क्या ड्यूटी है। अरे क्या हो गया, अरे यार ये क्या आ गया मेरे भाई, जब घर की रौनक बढ़ानी। अरे हट क्यों नहीं रहा है? अरे हाँ मुझे आप बताओगे क्या ड्यूटी है जिसने टीडीएस काटा। मान लो आयुषी और राहुल और जूही, आरवा, आप सब, हर्षिता, आप सब मिलके, आप सब क्या करते हो, मुझसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हो। ठीक है, आप सब मुझसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हो, मैं आपको 1-1 लाख रुपए की कंसल्टेंसी सर्विसेज देता हूं। तो आप अपनी बुक्स में एंट्री क्या करोगे बताओ? आप सब अपनी बुक्स में एंट्री क्या करोगे? कंसल्टेंसी सर्विसेज टू भरत सर टू टीडीएस। 1 लाख रुपए की कंसल्टेंसी ली सर, 90,000 रुपए भरत सर को ड्यू किया, और 10,000 रुपए हम उनका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, सरकार को पे करेंगे। तो पहला ड्यूटी तो क्या हो गया, टीडीएस डिडक्ट करने का। दूसरा ड्यूटी क्या हो गया, जब डिडक्ट कर लिया तो जमा करा दो, टीडीएस डिपॉजिट करने का। तो 2 ड्यूटी। तीसरी ड्यूटी क्या हो गई मेरे भाई? तीसरी ड्यूटी है, अरे मेरे भाई तीसरी ड्यूटी है तुम्हारी। तीसरी ड्यूटी क्या है? सरकार को भी क्वार्टरली रिटर्न तुम्हें देना पड़ेगा, टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तीसरी ड्यूटी है तुम्हारी, टीडीएस डिपॉजिट कराने के बाद सरकार को टीडीएस रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पे। और चौथी ड्यूटी है, तुम्हें टीडीएस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा भरत भाई को। भरत भाई को कैसे पता है तुमने टीडीएस काटा और जमा कराया नहीं कराया? तो भरत भाई को सर्टिफिकेट दोगे, देखो भरत भाई हमने आपका 10,000 रुपए जमा करा दिया है सरकार में। समझ में आ रहा है? टीडीएस सर्टिफिकेट। These 4 are your duties। समझ आ रही है नहीं आ रही है? बाउंसर जा रही है? नहीं सर बाउंसर जा रही है, एकदम सुपर बाउंसर जा रही है। ऐसी बाउंसर तो शोएब अख्तर भी नहीं फेंकता है सर, इतनी तेज बाउंसर जा रही है भाई, सच में सच में। चलो जी आ जाओ। सबसे पहला तुम्हारा ड्यूटी होता है टीडीएस डिडक्ट करना। दूसरा फिर तुम्हारा ड्यूटी होता है जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उसको जमा कराना।
डिपॉजिट। तीसरा जो ड्यूटी होता है वो होता है तुम्हारा टीडीएस रिटर्न, ठीक है ना, इसे टीडीएस स्टेटमेंट बोलते हैं अपन, इसे अपन टीडीएस स्टेटमेंट बोलते हैं। ये आपको क्वार्टरली सबमिट करना होता है, ठीक है ना, क्वार्टरली सबमिट करना होता है। तो यहां पे क्या बोला है, हर क्वार्टर के लिए, एवरी क्वार्टर एक्सेप्ट मार्च क्वार्टर, एक्सेप्ट मार्च क्वार्टर। राहुल वो वाला क्वार्टर नहीं बोल रहा हूं, क्वार्टरली, अप्रैल मई जून, दीज आर द क्वार्टर, 3 मंथ्स वाला क्वार्टर, वो वाला क्वार्टर नहीं राहुल, वाला सर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, एक भिजवा दो ना फटाफट, ठीक है ना। चलो जी, नीलाजीत नहीं आता आजकल यार, कहां चले गया वो। और एक हो गया मार्च क्वार्टर, यस। तो यहां इन्होंने क्या बोला है कि हर क्वार्टर की 31 मई को, ये कहता है कि आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना। कब फाइल करना है, कब आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है, ये कहता है कि जब आपका क्वार्टर एंड होता है उसके अगले महीने की लास्ट डे को, लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, फ्रॉम क्वार्टर एंड। और इस मार्च वाले केस में क्या हो जाएगा, 31 मई सॉरी 31 मई, ठीक है। सो ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं हर एक एंगल पे तैयार कर रहा हूं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। ये जनरली सारी क्राउड छोड़ के जाती है, बट अपन छोड़ते कुछ भी नहीं है, बस मेरे साथ यही एक प्रॉब्लम है, मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूं, कराता सब कुछ हूं, मॉड्यूल की एक एक लाइन को करना है बस। टीडीएस सर्टिफिकेट, ठीक है। दुनिया बड़ी खराब है, सबसे बड़ी शराब है। हाँ जी भाई, ये टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है तुम्हें पता है क्या, बताओ। टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, आपने मेरा टीडीएस काटा, ठीक है, आप मेरे को सर्टिफिकेट इशू करोगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करता है, पता है तुम्हें, ताकि एम्प्लॉय जब अपना रिटर्न फाइल करे तो वो ये सर्टिफिकेट दिखाए, देखो सर ये मेरी इनकम है, ये मेरा टीडीएस काटा है मेरे एम्प्लॉयर ने, और उसके बेसिस पे वो अपना रिटर्न फाइल करे। अच्छा 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 नीलाजीत, क्या रे भाई, हमको नहीं लेके जाएगा कि, हाँ नीलाजीत बंगाल से है ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नीलाजीत, चलो सही बात है, वो दुर्गा पूजा में एंगेज होगा, एग्जैक्टली। सैलरी हो गया, और अदर। सैलरी के केस में क्या होता है, अगर आपको आइडिया हो ना, तो सैलरी के केस में होता है फॉर्म 16 और फॉर्म 16, और इनके केस में होता है फॉर्म 16A, ठीक है ना, ये देना होता है। मान लो आप मेरा टीडीएस काट रहे हो, मैं आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूं, आप मेरा टीडीएस काट रहे हो, आप मुझे क्या करोगे, फॉर्म 16A सर्टिफिकेट इशू करोगे। और अगर मान लो आप एम्प्लॉयर हो तो अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू करोगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। फॉर्म 16 इशू करने की डेट क्या है, फॉर्म 16 इशू करने की जो डेट है वो है 15 जून ऑफ नेक्स्ट ईयर, 15 जून ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब 15, इसे सिंपल शब्दों में लिखूं ना तो 15 जून ऑफ असेसमेंट ईयर लिखो, 15 जून ऑफ असेसमेंट ईयर, सिंपल शब्दों में। मतलब प्रीवियस ईयर का फॉर्म 16 आपको मिलेगा 15 जून ऑफ असेसमेंट ईयर को, ठीक है। और अदर के केस में क्या होता है, ये तो आपको क्वार्टरली मिल जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना, विद इन 15 days from due date of furnishing of statement, furnishing of statement मतलब ये, ठीक है ना।
फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट मतलब रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना, ये टैक्स क्रेडिट के लिए तो है। जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे तो बोलोगे भैया तुम्हारा टीडीएस कितना कट हुआ है, तो ये दिखाओगे, देखो ये फॉर्म 16 में लिखा हुआ है हमारा इतना टीडीएस कट हुआ है, ये देखो फॉर्म 16A में लिखा हुआ है हमारा इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ये सब तुम लिखोगे वहां पे, ठीक है। चलो जी, यहां तक क्लियर है तुम्हारा। और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जब तुम अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर देते हो, जब ये तुम सारा टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया, तो इसकी जो प्रोसेसिंग होगी डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोसेसिंग ऑन टीडीएस रिटर्न, ये आती है आपकी अंडर सेक्शन 200A, 200A, ठीक है। उसमें कवर हो जाती है। चलो जी, आई होप 200A भी क्लियर हो चुका है। किसका मैसेज है भाई? दुनिया बड़ी खराब है, सबसे बड़ी शराब है। चलो जी, अब लिखो अगला, फटाफट लिखो क्योंकि तुम्हारा 12 बजे वो सेशन शुरू हो जाएगा। ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी मैंने तुम्हें करा दिया है, लेकिन फिर भी लिख लो। 7th ना ना ना, हाँ 7th। गुलाबी आंखें जुम तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। 7th क्या बोलता है? सेक्शन 201। तो देखो बहुत सही सीक्वेंस चल रहा है आपका, एक एक सेक्शन आपको याद है। 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201। ये लो भैया, आ जाओ। 201 क्या बोलता है? फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस। फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस। अगर आप फेलियर हो जाते हो टीडीएस डिडक्ट करने में, तो आप क्या हो जाओगे? आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाओगे। एक चीज ध्यान रखना, आप क्या हो जाओगे? एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट आप क्या हो जाओगे? एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाओगे। और 8 बोलता है सर इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी लगेगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी लगेगी वो लिखा हुआ है सेक्शन 200A1A के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन और लेट पेमेंट। लेट डिडक्शन और यह आ जाता है आपका लेट पेमेंट। यहां पर कितना लगेगा? @1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। यहां पे क्या होगा? @1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। पार्ट देयर ऑफ मत लिखो, पार्ट लिख दो यार सिंपली, ठीक है। सर किस दिन से कंसीडर होगा? फ्रॉम टू कहां से कहां तक? तो यहां बोला है when TDS to be deduct, from when TDS to be deduct, जब आपको TDS डिडक्ट करना था। और यहां टू when actually TDS deduct, actually TDS deduct, ठीक है ना। जब आपको TDS डिडक्ट करना था और जब आपने एक्चुअली TDS डिडक्ट किया, उस डेट से उस डेट में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है?
समझ आ रहा है? अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी फ्रॉम और व्हेन, फ्रॉम टू, फ्रॉम और टू। चलो जी, यहां पे क्या होगा, व्हेन एक्चुअली टीडीएस डिडक्ट, एक्चुअली टीडीएस, व्हेन टीडीएस डिडक्ट, सिंपल लिखो ना यार, यहां पे इतना क्यों कम कॉम्प्लिकेटेड करना। व्हेन टीडीएस डिडक्ट, जब आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, ठीक है ना, और व्हेन टीडीएस पेड, बस ये हो गया सर आपका मामला खत्म, पूरा टीडीएस चैप्टर। तो अब बोलो जय श्री राम। अब अपन करते हैं नया काम, बोलो जय श्री राम। अब कल अपन करेंगे मॉड्यूल टीडीएस, और मॉड्यूल का टीडीएस का मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद विल स्टार्ट टीसीएस, टीसीएस का मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद विल स्टार्ट एडवांस टैक्स। भाई साहब अब आने वाले, हाँ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सो टीसीएस में एक दिन जाएगा, एडवांस टैक्स में 2 दिन 3 दिन दो दिन मान के चलो 2 दिन जाएंगे। और जब हमारा टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, देन विल कम ऑन दी डिडक्शन वाला पार्ट, ठीक है बस। सो दिस इज आवर नेक्स्ट साइकिल विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट। चलो 12 बज गई है, आप ज्वाइन करो बिंदास नेक्स्ट सेशन, ठीक है। चलो जी, एक बार फटाफट से रिकॉल करो सेक्शन 192 याद है सर, 192A याद है, 193 याद है, 194 याद है, 194 के सारे सेक्शन याद है, 195 एनआर को अगर कोई पेमेंट करते हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा, वो 195 में लिखा हुआ है सर। 195 के बाद में 195A बताया था अभी, ये लो भैया 5A ग्रॉसिंग अप, फिर 196 ये रहा, 197 ये रहा, 198 ये रहा, 199 ये रहा, 200 ये रहा। ये देखो मैं तुम्हें कल और याद करा दूंगा, टेंशन ही ना लो। 201 तक के सेक्शन तुम्हारे टिप्स पर हैं भैया। अब चलो जी मिलते हैं कल, इसे और सेट करा दूंगा, बट कल हम शुरू करेंगे मॉड्यूल ऑफ द टीडीएस, ठीक है। चलो जी।